हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह था उसमें हमने 15 क्वेश्चन तो देख लिए है ना। अब उसमें और जितने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें मैंने कुछ और आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो है डिसाइड कर रखे हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों में हम जितने मतलब छोटे बड़े क्वेश्चन 2 नंबर के, 1 नंबर के, 3 नंबर के और 6 नंबर के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आज आपके लिए एक पेपर जो है वो लिया गया और उसमें जो छोटे वाले क्वेश्चन है उनको यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। और बीच में जो भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने बोला तो अच्छे जितने क्वेश्चन अच्छे बनते हैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आ रही चीज में तो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा आपके लिए और क्वेश्चन में साथ में लिखता भी हूँ। अगर कई बार क्वेश्चन नहीं लिखा जाता तो आप पे टेलीग्राम पे चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये पेपर जो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 31 से 1/3 गुणा 31 सही 2/3। आपको इसका क्या करना है, मान याद करना है। एकाधिकैन में हम क्या करते हैं, एकाधिकैन मीन्स एक अधिक करेंगे किसका, जो दोनों संख्या आपको दी रखी है उनमें जो कॉमन संख्या है, उसमें जो कॉमन संख्या है उसका एक अधिक करेंगे। उसको एक अधिक करके उस संख्या से क्या कर देंगे, अपन मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। फिर हम लगा देंगे बीच में एप्सिलॉन। इसके बाद में जो आपकी दोनों संख्या जो आगे वाले बच रहे हैं, दोनों वाले जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है दोनों को क्या कर देंगे अपन मल्टीपल करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा किया मैंने यहाँ पे तो ये हो गए 992, ओके जी। और इधर इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये हो गए मेरे पास में 2/9। फिर इनको एज इट इज रखने देना आपको 992 और 2/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एकाधिकैन मतलब एक अधिक करना आपको, है ना। फिर देखो एक क्वेश्चन है इसमें कि त्रिभुज के अंदर उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है। देखो इसने क्या बोला है, ये आपके पास में एक त्रिभुज है। अब इसने ये बोला कि तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, तीनों भुजाओं से समान मतलब ये भुजाएं इनसे समान दूरी पर। अब आपको पता होना चाहिए कि तीनों भुजाओं को टच करता हुआ हम क्या बनाते हैं, अंतःवर्त बनाते हैं। मतलब इस प्रकार से आप क्या बनाते हो, अंतःवर्त बनाते हो, इन सेंटर बनाते हो। तो इसका जो भी बिंदु होगा, जो आपका अंतः केंद्र होगा, वही क्या होगा, इसका बिंदुपथ होगा। मतलब तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित केवल एक बिंदु होता है और वो होता है आपका क्या, अंतः केंद्र, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, अंतः केंद्र। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोल देंगे इन सेंटर। अगर यही क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ लेता कि तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों शीर्षों से समान दूरी पर क्या होता, तो फिर वो आपका बनता है इस प्रकार से, जो बाहर वाला सर्किल आप बनाते हैं तीनों शीर्षों से गुजरता हुआ, इसका फिर वो क्या होता, बिंदुपथ। अगर पूछता तो वो भी मान लो इसका केंद्र जो यहाँ पे होता है इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलते फिर, परिकेंद्र। उसको हम क्या बोलते थे, परिकेंद्र, ठीक है। और आपको ये तो पता होना चाहिए कि परिकेंद्र और अंत जो परिवर्त और अंतःवर्त बनते हैं वो बनते कैसे। जो अंतःवर्त बनता है वो बनता है कोणों के समद्विभाजन से, ठीक है। कोई भी दो कोण ले लीजिए, उनका आप कोणों का समद्विभाजन करोगे, उससे बनेगा आपका अंतःवर्त। और आपका जो परिवर्त बनता है वो बनता है आपका भुजाओं के समद्विभाजन से। किन्हीं भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, वो जहां पर मिलते हैं वहां से आप एक शीर्ष की दूरी लेके क्या बनाते हो, परिवर्त बनाते हो। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपका देखो ये एक है सर्किल है, इस पे आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं। आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन जो आपके लिए आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो आंसर हो कितना होगा, ठीक है। जो भी राइट सही होगा मैं आपको उसका जवाब आपको मैं दे दूंगा। क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ, वृत्त की सतह, ये आपको वर्त दिख रहा है, इसकी सतह पर मैंने एक पॉइंट डिनोट कर दिया है। वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए एक सरल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे के फेंकने पर, अब देखो पासे को आपने एक बार एक पासा फेंक रहे हो, आप एक पासा फेंकेगो तो आप कंडीशन आपके पास में क्या होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन आपके पास में है, ठीक है। टोटल कंडीशन ही है। अब सम अंक आने की प्रायिकता, सम का मतलब क्या हो गया आपका इवन नंबर,
ठीक है। सम का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर कौन से सम, एक तो 2 है, एक 4 और एक क्या है 6 है। तो अब आप जो आपकी प्रायिकता हम लिखते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, ऊपर तो आप लिखते हो अनुकूल स्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशन, और नीचे आप क्या लिखते हो टोटल कंडीशन मतलब कुल स्थिति। अब आप ये देखो समन आने की प्रायिकता पूछा तो समन कितने आ रहे हैं, 3 अंक, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो अनुकूल स्थिति होगी आपकी 3 और टोटल कितनी कंडीशन आपकी 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखो इसी क्वेश्चन में आपको ये क्या पूछ सकते हैं, विषम अंक आने की मतलब ओड नंबर। ओड नंबर कितने, 1, 3 और 5, तो वो भी 3 ही होते। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने इसमें, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, वो भी कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है। तो आपको मेन चीज देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जो वो पूछना चाह रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसने पूछा इवन नंबर ओड नंबर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी होता क्या है, ओड नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लेता प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि प्रतीक ने पहली, दूसरी, तीसरी यातायात लाइट को 5, 12, 19 सेकंड में पार किया एवं अगर वह इसी क्रम से यातायात लाइट को पार करता है तो 10वीं यातायात लाइट को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो प्रतीक जो वो यातायात लाइट जो है उसको क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो पहले लाइट को पार करने में 5 सेकंड, दूसरे को 12 सेकंड, फिर 19 सेकंड, फिर ऐसे ही करके वो जो 10वीं लाइट को पार करेगा ना तो उस टाइम पे उसको कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी का बन गया है, जो आपकी 5 की प्रश्नावली है, इसमें हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का। वहां से क्वेश्चन उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जबकि क्वेश्चन आपका कौन सी प्रश्नावली का है, 19 की प्रश्नावली का है ना। तो देखो अब इसने कौन सी पूछा आपको, 10वीं यातायात लाइट को। तो कहने का मतलब है अगर इसमें हम समांतर श्रेणी से देखें तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद आपको पूछा है, मतलब एन का मान आपको दे दिया इसने और 10वां पद पूछा है, मतलब 10वीं लाइट को पार करने में लगा समय। तो आपके पास में देखो एक का मान तो कितना है यहाँ पे 5 है, डी का मान कितना है आपको 3 है, सॉरी 5, 12, 19, 7 है डी का मान, डी का मान 7 है और एन का मान आपको क्या दिया इसमें 10, मतलब 10वीं लाइट के लिए पूछे हैं। तो आप क्या लिखोगे, वही जो आपका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक की वैल्यू आपके पास में 5 है, एन की वैल्यू आपके पास में 10 है, माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास में 7 है। 5 प्लस 9 इंटू 7 कितने होंगे आपके 63, ये हो जाएंगे आपके 68। 8 10 जो है वो होगा 68। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब 10वीं लाइट को आप क्रॉस करोगे तो प्रतीक को कितने सेकंड लगेंगे, उसमें 68 सेकंड लगेंगे। आ रही चीज समझो। फिर जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का लस्य है। देखिए आपके पास में दो संख्या है ना, उसका जो लस्य है एलसीएम वो तो आपको गिवन है 42 और एचसीएफ आपको गिवन है 7 और उनमें से आपको एक नंबर तो दे दिया कितना 14 और आपको दूसरा पूछा है। ठीक है, मतलब एक नंबर आपको 14 दे रखा है और दूसरा आपको पूछा है इसमें से। तो इसके लिए देखो आपका क्या फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणा मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा क्वेश्चन आगे 3 की प्रश्नावली में जो व्यंजकों वाला भी है, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ है ना। तो देखो एक संख्या तो आपको दे रखी है 14, एक आप मान लो अक्स है थोड़ी देर के लिए, तो आप इसे लिख देना ऊपर, मानना कि एक संख्या अक्स है। ठीक है, एक संख्या आपने मान ली, तो दूसरी आपको एक 14 दे रखी है, तो इन दोनों का गुणा कर दिया हमने इधर एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम आपका 42 है, इनटू ये हो जाएगा आपका 7। यहाँ से आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो 42 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14। 14 से डिवाइड करोगे इसको 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 कितना होगा आपका 21। तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी आपकी 21 होगी। ठीक है, फिर देखिए आपका एक क्वेश्चन है सरल सा, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रही है आपको, एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस आपको दे रही है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल।
वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो परिधि का मतलब सर्कमफेरेंस कितना क्या होता है, फॉर्मूला आपका 2πr होता है ना। तो 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू आपको गिवन है 3.5। 7 से इसको आपने डिवाइड किया तो 0.5 आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीपल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में आपको इसी में पूछा है एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5। 7 से इसको क्या 0.5, फिर इसको आपने गुणा किया तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22.115, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये तो एकदम इजी सी क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट कुछ से मैंने आपको बताया भी था आपकी नोकी प्रश्नावली, उसमें कुछ से जो है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में सिद्धांत भी काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ फॉर्मूलाज डायरेक्ट है, 15 की प्रश्नावली में आपके फॉर्मूलाज हैं, 16 की प्रश्नावली है, और वैसे ही आपकी जो 17 की है, ऐसे ये डायरेक्ट क्या इसमें फॉर्मूला जब तक आपको नहीं होंगे प्रश्नावली, तो 15 और 16 में तो कम से कम आपको फॉर्मूला जो वो आने ही चाहिए। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वो मैं बोल रहा हूँ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1014 वर्ग मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा 1014 वर्ग मीटर, और पूछा गया आपको घन की भुजाएं। तो इजी सा हो गया ना। क्या होता है इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1014 आपको गिवन है। यहाँ से आप लिखोगे भुजा स्क्वायर, ये जो 6 इंटू में यहाँ पे इसमें चला जाएगा डिवाइड में, जब आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 169। यहाँ से आपको निकालनी है भुजा। देखो स्क्वायर जो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा इसकी, और 169 का रूट होता है 13, और ये हो जाएगा मीटर, 13 मीटर। और ये आपको इसमें भुजा ही पूछिए। ये जो क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से ना। फिर देखो एक क्वेश्चन है, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर इस प्रकार से आपका एक पोल लगा हुआ है, और इस पोल की हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर, और इस पर एक लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर, देखो शीर्ष से बोला है इसने कितनी दूरी पर, 13 मीटर की दूरी पर, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये आपकी है 13 मीटर। 13 मीटर दूर के आगे का यातायात भी देख सकते हैं। मतलब सीसीटीवी को इस प्रकार से सेट किया गया है कि यहाँ से जब आप 13 मीटर की डिस्टेंस पे जाओगे तो उससे आगे का जो एरिया वो आपको क्लियरली दिख सके। इस स्थिति में अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपको, पोल के पाद से, मतलब ये जो इसका फुट है, पोल का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से वह दूरी जिसके आगे से आता है। देखो इसने यहाँ से तो वो कितना बता दिया, 13 मीटर बता दिया इसके आगे से, लेकिन यहाँ से आपको ये दूरी पूछी है ना। तो जब भी हमको पोल और ये दिए होते हैं हमेशा 90 डिग्री पे दिए होते हैं, तो ये जो आपका जो क्वेश्चन बन गया, एक देखो ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल में कौन सा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको देखो एक तो क्या दे गए, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया, मीन्स कर्ण मिल गया आपको, लंब मिल गया, और आधार पूछा आपको। तो आधार आप निकाल सकते हो कैसे, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखना आप इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बराबर में आपका BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और AB का मतलब AB की वैल्यू आपको चाहिए, और BC की वैल्यू आपको गिवन है 13 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाता है 144, प्लस में ये हो गया आपका AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169। यहाँ से आपने AB स्क्वायर को इस साइड में रख लिया, ये 144 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना रहेगा आपका शेष 25। यहाँ से आप निकालोगे AB की वैल्यू तो रूट हो जाएगा 25 का, और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। मतलब पोल के पास से आपको जो ये डिस्टेंस पूछी है ना, जिससे आगे आप यातायात देख सकते हो, वो है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये पोल आपका चारों ओर अदर्शनीय का मतलब क्या है, जहां तक आपको चारों ओर का एरिया ना दिखे। देखो यहाँ से आगे तो आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से आगे दिख रहा है, इससे पीछे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से जो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, इस रेडियस में आप चारों तरफ घूम जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे मान लो ये पोल है ना,
इस पोल के यहाँ पे वो लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि यहाँ इतनी डिस्टेंस से यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आप इसमें चारों ओर इसके घूम जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा इसके चारों ओर जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। उसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें दूसरे में क्या निकालोगे, इसमें पोल के चारों ओर दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है वृत्त का, तो वही पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस आपने 5 सेंटीमीटर निकाल इसकी, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो 25, ये हो गए 25 से हो जाएंगे 550/7। अब ये आपको जो भी एरिया वो निकाले ना, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही चीज में। तो मेन चीज है कि अप्रोच कैसे लगानी है आपको, कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन। इसने कहा कि अदर्शनीय एरिया मतलब इनविजिबल एरिया, जहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही है, मतलब क्या है इसमें कि ये जो आपका इस प्रकार से पोल है, पोल के यहाँ से आपने एक डिस्टेंस आपको इस प्रकार से दे रखी है, मतलब जो आपका शीर्ष है यहाँ से आपको 13 मीटर की दिख रही है, 13 मीटर से आगे आपको दिख रहा है। एक आपका पोल का जो ये फुट है, मतलब जो पाद वाला सिरा है, यहाँ से आपको जो है 5 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिख रहा है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस पहले इसमें निकालनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोल होता है हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा जो जितनी भी चीजें हैं आर्ट की पर्सनालिटी में भी हमने देखा, जितने भी आपके स्तंभ हैं, पेड़ हैं, वो सारे हमको 90 डिग्री पे लेके चलने होते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है। फिर देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग 1/4 है और शून्य अंकों का गुणनफल आपको दे रखा है -1। देखना इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आप ये मान लो, मानना कि बहुपद हम क्या मान लेते हैं इसमें, ax² + bx + c, ये आपका क्या है, बहुपद है। माना कि ax² + bx + c क्या आपका बहुपद है। अब देखो इसमें आपको गिवन क्या है, अब इसमें आप ये भी मान लो तथा इसके मूल, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तथा इसके मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब देखना सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इसमें शून्य अंकों का योग दिया हुआ है ना। शून्य अंकों के योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, या फिर आपका जो फॉर्मूला होता है कौन सा, -b/a, और वो आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 1/4 गिवन है। ठीक है, एक चीज तो ये गिवन आपको। इसी प्रकार से आपको दूसरी जो है वो आपको गिवन है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है आपका c/a, वो कितना गिवन है आपको, -1 गिवन है। ठीक है, अब यहां से देखना आप, अब मैं यहां से मैं क्या लेके चल रहा हूं, जो आपका a है ना, इसमें इस एक को मैं किसके बराबर लेके चल रहा हूं, k के बराबर। और ये k क्या है यहाँ पे, एक वास्तविक संख्या, मतलब k का मान कुछ भी हो सकता है ना, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के। यहाँ पे आप लिखना जहां k एक वास्तविक संख्या है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिया है, मैंने a बराबर k क्यों लिया ना। अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब समझ में आएगा इसका मतलब। अब जैसे ही आपने a के बराबर k लिया, तो यहाँ से देखना आप, यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, -b/k बराबर 1/4। आपने एक की जगह k रख दिया ना, यहाँ से आपके पास में b की वैल्यू आ जाएगी -k/4। ठीक है, k यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो गया और माइनस ही साइड में आ गया। एक तो ये वैल्यू आ गई आपकी। इसी प्रकार से आप दूसरा ये देखना, c/k बराबर -1। तो यहाँ से आपके पास में c की वैल्यू कितनी आ गई, -k। अब ये जो आपके पास में देखो, एक का मान हमने k माना है, b का मान -k/4 आ गया, c का मान आ गया -k। ये तीनों आप इसमें रख दो और जो वैल्यू आएगी आपकी वही आपका क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। तो देखना, अब आप लिख सकते हो कि a, b तथा c का मान बहुपद में रखने पर, तो आपने देखो मान रखे इसमें, तो बहुपद आपका क्या हो जाएगा, एक की जगह आपने रखा k, तो kx², b की जगह आपने रखा -k/4x, और c की जगह आपने रखा -k। तो ये क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको और सोल्व करो आप। तो यहाँ से आप इस जो k/4 है इसको आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपका 4x² - x - 4।
ठीक है। अब देखना यहाँ से समझ में आएगी आपको चीजें कि मैंने वो के क्यों लिया। आपके पास में ये जो है ना कोष्टक में आ गया, ये क्या है, बहुपद आपका, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको आप बाहर लिख देना यहाँ पे, अतः है 4x² माइनस x माइनस 4 क्या है आपका बहुपद है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसमें। लेकिन मैंने के लगाने का क्या कारण था, मान लो आप उस 4x² माइनस x माइनस 4 के आप मूल निकालोगे और उन मूलों को निकाल कर जब आप उनको जोड़ोगे तो आपके पास में 1/4 आएगा, गुणा करोगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे आपसे के का मान कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इक्वेशन जरूरी थोड़ी इतनी मिले आपको, ये 2 से गुणा करके भी हो सकती है, 3 से गुणा करके भी आ सकती है, -1/2 से मल्टीपल करके भी आ सकती है। तो इसीलिए हमने के से गुणा कर दिया इसको कि के का मान कुछ भी हो, आप के का मान कुछ भी रख के भी उसके मूल ये निकालोगे और उनको जोड़ और बाकी करोगे तो आपके ये है, ये फिक्स है। तो इसका मतलब है कि आप के का मान यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पे के का मान जो है एक वास्तविक संख्या इसमें यहाँ पे लेकर चलते हैं। आ रही चीज में फिर देखना, ये क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखो इसने बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, मतलब 10, 11, 12 इससे स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है आपकी 99 तक, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है 3 से विभाज्य। अब आप इनमें से उन संख्याओं को छाटो जो 3 से विभाज्य, कौन कौन सी है, 10 और 11 नहीं है, फिर 12 है, फिर आएगी आपकी 15, फिर ऐसे करके लास्ट की संख्या आएगी आपकी 99, ठीक है। तो इसने यही पूछा कि ये संख्याएं कितनी है टोटल। अब देखो आपको जब इस प्रकार से समांतर श्रेणी में दे दी जाती है और आपको पूछ लेता है कि टोटल संख्या कितनी है, मतलब n का मान आपको यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 का मान कितना है कि आपके पास में 12 प्रथम नंबर, और d का मान आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया, और अंतिम जो पद है वो 99 है, और n का मान आपको इसमें पूछा है। तो वही आपको जो n पदों का मान निकालने वाला सूत्र आपका a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो an का मतलब क्या होता है, nवां पद, हमको nवां पद पता है लेकिन n का मान ही तो नहीं पता ना। तो nवां पद आपके पास में कितना है 99, a का मान कितना आपके पास में 12, n का मान आपको नहीं पता, d का मान आपके पास में 3, ये हो गया 99। इसको आपने सोल्व किया तो 12 + 3n - 3। तो इधर देखो ये जो 12 और 3, 12 में से हमने 3 माइनस किए 9 जाएंगे, तो 3n + में 9, इधर आपके पास में 99, ये 9 इधर आ जाएगा तो 99 माइनस का 9 = 3n, जो हो गया आपके पास में 90, बराबर में हो गया 3n। आपको चाहिए n का मान, तो 90/3 = 30, तो आपके पास में n का मान कितना आ गया, इसमें 30 आ गया। आ रही चीज में एक बार बेटी रोक जाए। फिर देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, अब जैसे मान लो आपके पास में ये क्या है वृक्ष है ना, और ये यहाँ से क्या हो गया टूट गया, टूट के यहाँ पे इस प्रकार से गिरेगा नीचे। तो जैसे नीचे गिरेगा यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, है ना। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, ये जड़ रही वृक्ष की, और यहाँ से ये जो है 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, मतलब आपको ये जो टोटल जो हाइट है ना इस वृक्ष की, ये पूछिए इसमें, तो इसको आप मान लो ये थोड़ी देर के लिए कि ये पूरी क्या है h है, ठीक है। और ये जो जितना हिस्सा टूटा है इसको आपने मान लिया x है, और ये आपका जो ऊपर वाला टूटा है ये हिस्सा इधर है, तो इसका मतलब ये जो इधर है ये भी क्या हो गया आपका x हो गया, है ना। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, मानना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, मानना कि पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो आपने मान ली h है, और पेड़ का टूटने पर नीचे गिरने वाले हिस्से की लंबाई कितनी है आपकी x मीटर है, ठीक है। नीचे गिरने वाले हिस्से की लंबाई आपने क्या मान ली, x मीटर मान लिया आपने, ठीक है यहाँ तक। अब देखना आपको कहने का मतलब है कि आपको ये पूरा मान चाहिए तो ये x का मान भी चाहिए होगा, मतलब x का मान यहाँ से निकलेंगे और एक आपको ये हाइट चाहिए इसमें, है ना। तो देखना इसको कैसे निकालेंगे। इसको एक काम करते हैं, वो नाम दे देते हैं ए बी और इसको नाम दे दिया सी। अब देखना आपको त्रिभुज दिख रहा है ABC, त्रिभुज ABC में
आपको एक बार तो ये क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए एसी, है ना। तो देखना आप कैसे निकालोगे, वही टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ आप। टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लंब क्या है आपका, एसी है, और आधार ये लंब हो गया एसी, और आधार क्या हो गया आपका, ए बी हो गया, ठीक है। तो देखो टेन थीटा का मान आपको गिवन है इसमें 60 डिग्री, और एसी आपको इसमें फाइंड करना है, और ए बी कितना है आपका 10 है। टेन 60 का मान होता है √3 और एसी बटा 10। यहाँ से आप एसी की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करके 10√3 मीटर। और मान लो इसमें अगर आपको वो वैल्यू दी गई होती हो, √3 की अगर वैल्यू दी गई हो तो वो होगी आपकी 1.732 होगी, तो मल्टीपल करके आप लिखोगे तो 17.32 मीटर आपका इसका। अब ये जो हिस्सा आ गया ये कितना आ गया आपका 17.32। फिर अब आपको ये एक्स भी निकालना होगा। क्यों निकालना होगा कि ये और ये दोनों मिला के आपको क्या होना चाहिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डी नाम दे देता हूँ ना। तो एस सी और जो सी डी होगी वो आपकी पूरी एच होगी। ये हिस्सा आपने निकाल लिया, ऊपर वाला और चाहिए, ऊपर वाले का मतलब ये एक्स चाहिए, ये एक्स और चाहिए आपको। अगेन आप इसी त्रिभुज में देखना, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब देखना आप यहाँ से थोड़ा समझना, थोड़ा सा आपको ये हिस्सा चाहिए ना। ये इस त्रिभुज में क्या है, कर्ण है। एक आपको क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और एक थीटा दिया हुआ है। आधार और कर्ण में रिलेटेड कौन सा सूत्र आपका फॉर्मूला आता है कोस थीटा का, ठीक है। हम कई बार सोचते हैं कि इस सब में टेन थीटा ही आएगा, जरूरी नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन कौन सी साइड दे रखी है। कोस थीटा का आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका ए बी और कर्ण आपका क्या है, बी सी है। तो देखना कोस थीटा का मान आपको 60 डिग्री दे रखा है, ए बी का मान आपको 10 दे रखा है, बी सी आपको चाहिए इसमें। बी सी आपको कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है ना, बी सी हमने एक्स मान रखा है ना, अक्स लिख दिया इसको। कोस 60 का मान होता है आपका 1/2, ये हो गया आपका 10/x। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, 10 गुणा 2 हो गया आपका 20 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपके पास में आपको क्या चाहिए, पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए, पेड़ की कुल ऊंचाई जो आपने h मान रखी है। ये जो h है ना वो देखो किसके बराबर है, AC और CD के योग के बराबर होगा, मतलब AC प्लस CD। तो AC आपने कितनी निकाली थी, 17.32, और CD देखो क्या माना आपने, x का मान आपने कितना निकाला है, 20 मीटर, ये हो गया 20। अब इन आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 37.232 मीटर। ये हो जाएगी उस पेड़ की टोटल लंबाई। आगे चीजें कैसे करेंगे, फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडीबीई और सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एडीबीई और सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एजी बराबर 6 सेंटीमीटर। आपने नाम दे दिया इसको ए बी सी, ये आपकी एडी, ये आपकी बीई, और ये आपकी सीएफ। ये तीनों माध्यिकाएं जो तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को जी पर कर रही है ना। यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर, अब देखो आपको एजी इसमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बीई जो आपको गिवन है वो है आपका 9 सेंटीमीटर, और जीएफ जो आपकी दे रखी है वो है 4.5 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है आपको, जीडी और बीजी। आपको फाइंड क्या करना है, जीडी और बीजी जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखना इस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को देखो आपको वो थ्योरम याद आनी चाहिए 10.6 की जो आपकी थ्योरम है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो जी पर इंटरसेक्ट करती है, ये जो जी है केंद्रक जो है, सेंट्रोइड जो है, ये उन माध्यिकाओं को प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी इसमें, क्या, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या हो गया इसका, आपको जो एजी अनुपात है, जीडी अनुपात है, वो भी 2/1 मिलेगा। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा बीजी अनुपात जीई है वो भी क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा। इसी प्रकार से आपका
सी एफ अनुपात सॉरी सी जी अनुपात जी एफ, ये भी 2:1 मिलेगा। ठीक है, ये चीज सारी चीजें। अब देखो आप पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी डी, ये रहा जी डी, तो ये तो आपका पहले ऑप्शन से आ जाएगा, जो आपका पहला टाइप है इसमें। तो देखना आपको ए जी बट्टा जी डी बराबर आपका कितना है, 2/1 है ना। आपको जी डी की वैल्यू चाहिए, ए जी का मान आपको गिवन है कितना है, 6, तो 6 बट्टा जी डी बराबर 2/1। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये आपके पास में जी डी बराबर 6/2 बराबर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपकी जी डी की वैल्यू। दूसरी आपको चाहिए बीजी, तो बीजी भी देखो यहाँ से डायरेक्ट ही निकल रहा है ना। तो आपका जो दूसरा है इसमें बीजी बट्टा जीई बराबर 2/1। लेकिन इसके लिए अब आपको एक चीज ध्यान में देखनी है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले में क्या है, जीई है। आपको यहाँ पे कहीं पर भी जीई का मान नहीं दिया ना, आपको मान किसका दिया है, बीई का। तो पहले आपको बीई बनानी पड़ेगी। इसमें कैसे बनाएंगे बीई, इसके लिए देखो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले कर दो उल्टा, दोनों को। इधर आपने किया जीई बट्टा बीजी, इधर आपने किया 1/2। अब मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, एक एक जोड़ रहा हूँ दोनों साइड में। तो इधर भी मैंने 1 जोड़ दिया और इधर भी मैंने 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो आपने इसका लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, बीजी, तो ये ऊपर बन गया बीजी प्लस में जीई, और इधर आपका बन गया 3/2। ठीक है, फिर देखना आप बीजी प्लस जीई क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका बीई, और बट्टा में क्या है बीजी, ये हो गया आपका 3/2। अब देखो आपके पास में आपको बीजी की वैल्यू चाहिए, बीई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये आपने रख दी 9, और ये आपने रख दिया बीजी, और ये हो गया आपका 3/2। अब आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ से आपको बीजी की वैल्यू निकालनी है, तो 9 गुणा 2 और बट्टा में आ जाएगा 3 का इसमें भाग दिया आपने 3 बार, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। तो देखो कहीं ना कहीं अगर आपके ये थ्योरम नहीं आती है 10.6 की, कि त्रिभुज का केंद्र घुमातीगाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अगर ये थ्योरम नहीं आती है तो इस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल जो वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। और 10.2 की जो प्रश्नावली है टोटल इसी पे डिपेंडेंट है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवा भी दिए हैं आपको, तो आप इसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि आकृति, एक आकृति बनानी पड़ेगी आपके सामने। देखना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपके पास में। आपको ये चीज गिवन है कि आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C व कोण B बराबर कोण D। यह आपकी 11 की प्रश्नावली में एक एग्जाम्पल है। कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है इसमें, है ना। ये A है, ये D है, ये आपका O है, ये आपका B है, और ये आपका C है। ये चीज आपको दी हुई है, और आपको क्या पूछा है कि कोण A है, कोण A है वो कोण C के बराबर होना चाहिए, कोण D है वो कोण B के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ से 2 त्रिभुज हैं आपको दिख रहे हैं, और उनके 2 कोण बराबर हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन कहाँ पे मिलती है आपको, जब आपके त्रिभुज क्या हो, सिमिलर हो, समरूप हो। तो कहने का मतलब आपको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है आगे चीज में। तो कैसे सिद्ध करेंगे समरूप, देखना आपको कंडीशन क्या गिवन है, OA इंटू OB बराबर में OC इंटू OD। अब आपको समरूपता वाली, सिमिलरिटी वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस OD को है ना मैं OA के नीचे लेके आ रहा हूँ, और यहाँ से OB जो है OC के नीचे चले जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया कि समरूपता में एक कंडीशन ये होती है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात और उसके बीच, उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो मेरे पास OA और OD अनुपात आ गया इसका, इसी प्रकार से OC और OB इनका अनुपात आ गया, और इनके बीच का कोण कौन सा, ये वाला कोण। तो इस त्रिभुज का तो कौन सा कोण है, आप यहाँ पे लिख देना इसे कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, है ना। अब देखो इस त्रिभुज का तो कोण है AOD और इस त्रिभुज का कोण है BOC। अब ये बराबर क्यों है, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है आपके, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपकी। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया
कि आपके जो दोनों त्रिभुज हैं कौन कौन से, ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी, वो दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। जैसे ही सिमिलर हो गए तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखना इसका तो एंगल हो जाएगा कोण ए, इसका एंगल हो जाएगा कोण सी, और इसका कोण जो है आपका डी जो है इसके बराबर हो जाएगा कोण बी के। अब एक चीज है यहाँ पे आप और जो गलत हो सकता है वो क्या है, त्रिभुजों के मैंने नाम जो है वो ऊपर नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए ओ डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी ओ सी। अगर इस प्रकार से आप देखोगे तो ए जो है बी के बराबर हो जाएगा। तो आप जो ये नाम जो है ना ये भी सही से लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता चला कि ये इस प्रकार से क्यों हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। अब देखो आपको चलो मान लिया नहीं पता चला कि सर ये से कैसे हो गया, कौन सा कोरेस्पॉन्डिंग है, मेरे को तो एक के बराबर में बी भी कर सकता हूँ क्योंकि ये इसका कोण है ये इसका कोण है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आप फिर से इसको देखो, ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। इसका मैंने ओ ए साइड ले लिया, यहाँ अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसका ओ डी लेके आया था। अब इसका एक बार आप क्या लेके आओ, ओ सी लेके आओ, और यहाँ से आपका क्या है ओ डी बटा ओ बी। ये क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि दोनों त्रिभुज के यहाँ समरूप है। आप एंगल को फाइंड करने के लिए कि कौन सा संगत कोण है उसको देखने के लिए आपने यहाँ पे क्या रखा, ओ ए बटा ओ सी, मतलब इस त्रिभुज की ओ ए साइड, इस त्रिभुज की ओ सी साइड। तो इन दोनों के साथ जब ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ये रहा आपके ओ ए के सामने का कोण कौन सा है, डी, ओ सी के सामने का कोण कौन सा है, बी। तो एक तो आपके बी और डी बराबर होंगे, ठीक है। मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे, है ना। फिर देखो दूसरा क्या आपका ओ डी और ओ बी, ये रही आपकी ओ डी, ये रही आपकी ओ बी। इनके सामने ये एंगल कौन से हैं, सी और ए। तो आपके ए और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज वाली जो आपकी प्रश्नावली 12 की है उसमें जो कोण ज्ञात करने वाला है ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपका। देखो मैं बना देता हूं इसको पहले। ये आपका ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई आपको गिवन है, ये एफ आपको गिवन है, ठीक है। आपको ये वाला कोण जो वो 91 दिया हुआ है, ये वाला आपको 65 दिया हुआ है, और ये वाला कोण ए दिया हुआ है, ये बी है, ये आपको सी दिया हुआ है, और ये आपको डी दिया हुआ है। आपको ए बी सी डी के मान इसमें पूछे हैं। देखना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप ये कोण देखो, आप जो इधर वाला एक सर्किल दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये जो आपको दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज, इस चक्रीय चतुर्भुज की मैंने ये भुजा को आगे बढ़ाया। देखो ये आपके एक थ्योरम है, किस प्रकार से वो थ्योरम आपका ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इस चक्रीय चतुर्भुज के आपने मान लो इस प्रकार से एक भुजा को आगे बढ़ाया, तो इस भुजा में जो आगे बढ़ाने से ये कोण बनता है आपका, इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। ये जो होता है इस चक्रीय चतुर्भुज के अंतः है, जो सामने अंतः कोण बनता है उसके बराबर होता है। इसके सामने अंतः कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम आपके, तो वही थ्योरम आपके यहाँ पे काम आएगी। तो इसमें आपके देखो क्या लिखोगे, आपको थ्योरम लिखनी है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः कोण के बराबर होता है। बना बहिष्कोण अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहां से आप देखना, अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो आपका बहिष्कोण कौन सा होना, ए जो इसके सामने वाला अंतः कोण कौन सा है, ये 65। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि आपका कोण ए जो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 65 डिग्री का। उसी प्रकार से जब आप इस भुजा को आगे बढ़ाते हो तो आपका बहिष्कोण क्या बना, डी, और ये इसके सामने वाले अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण डी जो आपका वो कितना हो जाएगा आपका 91 डिग्री। दो कोण आ गए आपके पास में। अब आपको कौन सा चाहिए, बी और सी और चाहिए आपको।
अब आपको ये पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप अगेन वो लाइन लिखोगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी सप्लीमेंट्री। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब देखो अब आपको इस इधर वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चलना है, चक्रीय चतुर्भुज में ए और सी सम्मुख कोण है, उसी प्रकार से डी और बी भी क्या है, सम्मुख कोण है। तो आप यहां से देखो क्या लिखोगे इनको, कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 180 होगा, है ना। तो यहाँ से ए का मान आपने निकाले 65, सी का मान आपको निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 180, ये 65 साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 115 डिग्री। ठीक है, वैसे आप इन दोनों के लिए लिखोगे b प्लस डी बराबर हो गया आपका 180, आपने d का मान निकाल लिया 91, तो b प्लस में 91 बराबर 180, तो b बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 91, ये हो जाएगा आपका 89 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको जो ये चारों वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए देखो मेन चीज क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि सर यहाँ से थ्योरम नहीं आती, ये जो थ्योरम हम करवाते हैं ये नहीं आती है, लेकिन स्टेटमेंट तो काम में आ रहा है ना। आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट मान लो किसी ने देख दी, आप कॉपी करके भी लिख रहे हो, बिना स्टेटमेंट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आया है, 3 नंबर आएंगे किसमें, इस इन स्टेटमेंट्स के आएंगे आपको। तो अगर थ्योरम नहीं भी याद हो, थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं याद हो तो भी चलेगा अगर कहीं पे, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे इसके। फिर देखना आपके शायद 1-2 क्वेश्चन और हैं। हाँ जी, 2 क्वेश्चन ही हो रहा है सब। एक देखो आपके पास में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यह आपने बना लिया एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और जिसका केंद्र आपको दे रखा O। ठीक है, जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं PT और PQ इस प्रकार हो कि TOQ, मतलब कोई एक बार का एक बिंदु है P, एक कोई बार बिंदु है P, और यहां से आपको इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, जो इसको कहां पे मिलती है, T और Q पर मिलती है। तो पहले मैं इसका एक कच्चा डायग्राम बना के बताता हूं आपको। यह आपने बनाई इसकी 2 स्पर्श रेखाएं, एक PT और एक PQ, इस प्रकार से। ठीक है, आपको क्या आपको गिवन क्या इसमें, जो ये TOQ, ये जो एंगल दे रखा आपको यहाँ पे जो TOQ एंगल बन रहा है, ये आपको दे रखा 120 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है। तो देखो आप कैसे बनाओगे इसको, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किल बना लिया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको एक रेडियस बना देनी है, आपको क्या करना है, एक रेडियस बना देनी है, एक बना दो कोई सी भी, और इसको आप नाम दे दो, जैसे मान लो Q। क्यों नाम क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि देखो एक रेडियस OQ बनेगी, एक बनेगी आपकी OT। इन दोनों जो रेडियस हैं उनके बीच का एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री। तो भाई आपको इस रेडियस पे एंगल बनाना है कितने का, 120 डिग्री का। तो एंगल जैसे भी आपने बनाया तो वो बनेगा लगभग इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया आपका 120 डिग्री का एंगल बिटवीन द रेडियस। अब आपको क्या करना है, दोनों रेडियस पे आपको स्पर्श रेखाओं का निर्माण करना है। कैसे करोगे, 90 डिग्री का एंगल बना के आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, जैसे भी मान लो कहीं पर भी कट कर रही है आपकी इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा आपका स्पर्श रेखा एक बन गई इस पे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर उसी प्रकार से आप इस पे 90 डिग्री का बनाओगे, इस प्रकार से। और ये जाके जहां भी मिलेंगे आपकी, ये जाके आपकी जहां भी मिलेंगे उस बिंदु आपको क्या नाम दे देना है, आपको P नाम दे देना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, उसमें एक रेडियस बनाई, उस रेडियस पे 120 डिग्री का कोण बनाया, तो दोनों रेडियस बन गई। उन दोनों रेडियस पे मैंने क्या बनाया, आपकी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की, वो जाकर जहां भी मिलेंगी वो क्या हो जाएगा आपका, उसको आप दे देना नाम P। और देखो अब आपकी PT और ये आपकी PQ क्या हो गई, दोनों स्पर्श रेखा हो गई। आपको इनकी लंबाई भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। स्टोरेज फुल। अरे यार
ओके दबाऊँ, ओके दबा दूँ ये। दबा दी दबा दी। और चालू को